वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 65 है। इससे पहले के क्वेश्चंस को मैं पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन द रिलेशन r 1 1 2 2 3 3 एक रिलेशन हमको गिवन है। डिफाइन ऑन एक्स इज हमसे पूछ रहे हैं ये रिलेशन होगा किस टाइप का रिलेशन होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये क्या चीज़ होती है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई एक सेट एस है, इसके ऊपर एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, कोई एक एस सेट है, उसके ऊपर आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे पहला, तो 3 केसेस होते हैं क्या, कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, या हो सकता है जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो, और हो सकता है कि वो रिलेशन जो हो सिमेट्रिक के साथ साथ कह सकता हूँ कि ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। मैंने तीनों को लिख रखा है। अब ये होते क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग करता है एस को। कोई सेट था, सेट का मैंने कोई एक एलिमेंट ए ले लिया। तो क्या होगा, जो रिलेशन है जो डिफाइन हुआ था एस पर, तो उसमें एक एलिमेंट ये भी होगा, ए आर ए। ठीक है ना, ए आर ए जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए आर ए एक एलिमेंट इस आर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर एग्जिस्ट करता है तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन है उस सेट पर डिफाइन किया गया है। तो इसको समझाने का एक तरीका और है, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी समझते हैं। वो क्या, कि कोई एक एलिमेंट ए ले लिया मैंने एस का, इम्प्लाइज दैट ए का ए के साथ रिश्ता, मतलब ए कॉमा ए भी जो है बिलोंग करेगा किस में, आर में, क्योंकि ये रिलेशन है डिफाइन किया गया है एलिमेंट्स पे। कौन से, जो कि एलिमेंट हैं सेट एस के। ठीक है, तो सेट एस का कोई एक एलिमेंट है तो उसका खुद के साथ एक रिश्ता होगा जो कि एक रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। ऐसा होता है, तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री का। तो सिमेट्री के केस में क्या होता है, हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं एस को, कि एस के मैंने 2 एलिमेंट लिए ए कॉमा बी। तब क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं, मतलब ए कॉमा बी अगर आर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ए के साथ कोई रिश्ता बी का है तो बी का भी ए के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा। तो ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करेगा उस रिलेशन में। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज कह देंगे सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ए बी सी, बिलोंग करता है एस में। मैंने एस के 3 एलिमेंट्स लिए। ओके, तो इसका एक रिलेशन ये रहता है कि ए कॉमा बी अगर आर में है, वेरी गुड, और बी कॉमा सी भी आर में है। ठीक है ना, ए कॉमा बी तो आर में एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी आर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम एक बात और कहेंगे, वो क्या, कि ए कॉमा सी भी 110% एग्जिस्ट करेगा आर में, अगर वो ट्रांजिटिव है तब। अगर ए कॉमा सी आर में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कह देंगे कि उस रिलेशन होगा वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये है इनकी कंडीशंस जो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, रिलेशन में आर जो इस डिफाइन किया गया है एक्स पर, एक्स में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो रिलेशन में हमने देखा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, एक का खुद के साथ रिश्ता है 1 1 है, दो का 2 2 है, 3 3 4 4, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। मैं आर एस
टी लिखता हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा क्यों? आप देख रहे होंगे 1,1 एग्जिस्ट किया, 2,2 भी एग्जिस्ट किया, 3,3 भी एग्जिस्ट किया आर में, और 4,4 भी एग्जिस्ट किया है आर में। तो ये रिलेशन है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो 100% हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए कोई ना कोई सा एक एलिमेंट इसमें से उठा लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से 2,1 एलिमेंट लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया 2,1 बिलोंग करता है आर में। बिल्कुल जी कर रहा है, क्योंकि मैंने आर से ही तो एक एलिमेंट उठाया है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ये सिमेट्रिक होगा तो इसका उल्टा 1,2 भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ऐसा है तब हम कह देंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब चेक कीजिए, मैंने 2,1 लिया, इन्होंने कहा कि 1,2 भी होगा, ढूंढिए जाके। देखा तो मैंने देखा कि 2,1 मैंने लिया और 1,2 भी इसमें है। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन है, ये सिमेट्रिक होगा। एक उसमें एग्जांपल और ले सकते हैं, वो क्या? मान लीजिए मैं 2,3 लेता हूँ। ठीक है, 2, मैंने 3 लिया, मैंने कहा कि ये आर में एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा तो ये 100% होगा कि उसमें 3,2 भी एग्जिस्ट करेगा। जाके आप ढूंढिए। मैं देखता हूँ 3,2 भी इसमें है, मतलब इसका उल्टा इसमें है, इसका उल्टा इसमें है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक भी होगा ही होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या था कि आप दो एलिमेंट चूज कर लीजिए। ठीक है, कोई से दो एलिमेंट आप चूज कर लीजिए, जो कि ऐसे मान लीजिए 1,2 ले लिया मैंने एस का, तो रिलेशन में से हमें दो लेने होंगे। कौन कौन से? आपकी मर्जी है, कोई से भी दो ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ 3,2 लिया मैंने। 3,2 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में है। ओके, एंड 2, एक और सा ले लेता हूँ 1। 2,1 भी रिलेट कर रहा है आर में। ये एंड वाले और इसका स्टार्टिंग वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ए, बी, सी, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 3,2 और 2,1 मैंने आर से दो एलिमेंट उठा लिए। ठीक है, अब इनका कहना ये होता है प्रॉपर्टी का कि 3 और 1 लास्ट वाले, पहला और लास्ट 3,1 भी आर के अंदर होगा। चेक करो, 3,1 पूरे आर में कहीं पर है जी? नहीं है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आर में। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो सकता है आपको मेरे क्वेश्चन थोड़े लेंथी लगते हो, क्योंकि मैं आपको हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में एक बार वो चीज़ सेट हो जाए और आप दोबारा उसको भूलें नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहे हैं क्या? द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग एफ 0 टू बी इक्वल टू। ठीक है, अब इतना सारा इन्होंने लिख रखा है, सिंपल सीधा क्वेश्चन है कि आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। फंक्शन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जब जब आप इसको कंटिन्यूअस मान लें। इन्होंने कहा कि कैन बी मेड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपको पता है फॉर कंटिन्यूटी क्या चीज़? जो फंक्शन वैल्यू होती है इक्वल होती है किस चीज़ के? लिमिट के। ठीक है, लिमिट कितनी है? एक्स टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे करने का मेरा अपना खुद का एक तरीका है, शॉर्टकट। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उसमें बता रखी हैं। इसको कर सकता हूँ मैं, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज 1/2। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। यही इन्होंने हमसे पूछा था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्या है? कह रहे हैं इफ बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन्होंने कहा कि आप भाई बताइए इसमें से गलत कौन सा है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या चीज़ है हमें, ये गिवन है कि बी स्क्वायर की वैल्यू है बी, ओके, एंड ए इज इक्वल टू 1 या आई माइनस बी, हमको ये दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाते हैं क्या कि ये बी स्क्वायर है, यहाँ सिंपल बी है। नाउ ऑपरेटिंग बी ऑन लेफ्ट, ठीक है, ऑन लेफ्ट। नाउ ऑपरेटिंग बी ऑन लेफ्ट, ठीक है, इसके कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, या आई से पहले आपको पता है कि हमें बी ऑपरेट करना है, तो आई माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं, या लिख सकता हूँ क्या, बी माइनस बी स्क्वायर, और b इंटू ए ऐसे ही रहेगा, इसको बी ए कर देता हूँ। b माइनस बी स्क्वायर में से आप देखते हैं b की वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कह सकता हूँ मैं o या जीरो। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो जीरो कहना सही नहीं है, हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, दैट इज o। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे मिला यहाँ से कि बी ए इज इक्वल टू जीरो, या o आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करा मैंने, नाउ ऑपरेटिंग बी ऑन राइट, ठीक है, अब क्या पाऊंगा मैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से ये पाऊंगा ए बी इज इक्वल टू आई माइनस बी और ब्रैकेट में बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली आ जाएगा ओ, मतलब हमें मिला ए बी इज इक्वल टू ओ। ठीक है, और अब ये दो चीज़ तो हमें मिल गई, अब एक चीज़ और देखनी है, वो क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। इतना तो आप सब लोग समझ चुके होंगे, आगे ये करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर से कंडीशन यही है, इसी का इस्तेमाल करना है। अब तक हमने बी ऑपरेट किया, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ए ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग ए, ऑपरेटिंग ए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स आई माइनस बी, मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। कह सकता हूँ मुझे मिलेगा क्या, ए माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, जीरो। हमें क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है, सही है, ओके, ऑप्शन ए सही है। ए बी इज इक्वल टू जीरो, ओके, बी ए इज इक्वल टू जीरो, ओके, तो ये गलत होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, कह रहे हैं क्या, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, ओके। इन्होंने कहा कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एक चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। कह सकता हूँ मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो गई माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओके। इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर मैं पुट कर दूंगा, तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा माइनस ओमेगा की पावर कितनी, 7 टू जा 14 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, और माइनस के ओमेगा की पावर 14 को लिख सकता हूँ मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, क्यों, जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास 14 पावर्स तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद की वैल्यू सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगी। जैसे अभी रिप्लेस किया था वैसे ही वापस इसको अब रिप्लेस कर देना है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, इन शॉर्ट हमें फाइनल में मिला क्या चीज़, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इक्वल हो गई ए प्लस बी ओमेगा के। अब आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, आप पाएंगे ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 इज द राइट आंसर। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन मैं अब तक इसमें करा चुका हूँ, बाकी आगे के क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। और आपसे एक निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमें क्राइटेरिया पूरा करना है, और अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाएगा कि हम वीडियो आगे बना ही नहीं पाएंगे।
तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। कह रहा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं गलत कहूँगा कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्वेश्चन गलत नहीं है, लैंग्वेज इसकी गलत है। अगर आप लैंग्वेज सही मानते हैं तो इसका क्वेश्चन गलत है। वो क्या? इन्होंने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि 12 के साथ y होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो किस फॉर्म में होगी कि dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर -7 dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस 12y इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ बाई ऑपरेटेड नहीं है। और बाई ऑपरेटेड नहीं है तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मार्क माई वर्ड, मैंने कहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मान के सोल्यूशन लेके आएंगे तो पता है आपको इसका सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, हालांकि ये है नहीं, जबरदस्ती सॉल्व करना है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, प्लस 12, मैं साथ में बाई लिखूंगा क्योंकि यही इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू बाई टाइम्स 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसा बुकिश मेथड होता है वैसे ही करा रहा हूँ। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट डी की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 3, 4। ठीक है, और इसका फिर हम सी एफ निकालेंगे तो सी एफ क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर 3x प्लस C2 ई की पावर 4x। एंड पी आई निकालेंगे, पी आई आर एच एस जीरो है इसलिए इसका पी आई जीरो हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, मतलब C1 ई की पावर 3x प्लस C2 ई की पावर 4x इज द राइट आंसर। इनके हिसाब से अगर ये इसको डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम करते हैं तब। क्या इस फॉर्म में इसका आंसर है? जी नहीं, इस फॉर्म में इसका आंसर कोई भी नहीं है। इन्होंने किसी और फॉर्म में आंसर दिए हैं और वो आंसर कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मान ही नहीं सकती, ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है। इन्होंने या तो इनकी लैंग्वेज को गलत मान लीजिए या जो दिया हुआ है उसको गलत मान लीजिए। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो भी डेरिवेटिव्स में। वो कैसे सॉल्व करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने दिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करूं। ठीक है, यहां से लिखता हूं मैं विच इज क्वाड्रेटिक इन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालूंगा तो किसके मिलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज मिलेंगी, क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 3 और एक होगी 4। होगी नहीं होगी जी, बिल्कुल होगी। इतना आपको अगर समझ में आ जाता है फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। मैंने कहा कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 3, 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वाई इज इक्वल टू 3 dx और डी वाई इज इक्वल टू 4 dx। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, एंड इधर भी करना है इस वाले में भी y इज इक्वल टू 4x प्लस सी। ठीक है, या y माइनस 3x। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ना चाहें तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूँगा क्योंकि मुझे आंसर जो है ऑप्शन के साथ मैच कराना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैंने ये इक्वल का साइन लगाया था, इक्वल का जो साइन लगाया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, कि डी वाई -3 dx इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। सेम इसको लिख सकता हूं, डी वाई -4 dx इज इक्वल टू 0। ठीक है,
या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू या y माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है उसको भी इसी साइड में ऐड कर दिया और RHS जैसी 0 थी वैसे ही 0 रहने दी, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है ना वो कुछ इसी टाइप की है। तो हो गया y माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये भी हो जाएगा मेरा क्या, y माइनस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसमें माइनस और प्लस को लेके अगर आप सोचें कि इसमें कोई बड़ा ऑब्जेक्शन है, जी बिल्कुल नहीं, ये आर्बिट्ररी रहता है। ठीक है, और आर्बिट्ररी है तो जाहिर सी बात है हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब इनके दोनों के RHS 0 हैं, हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, y माइनस 3x प्लस सी इंटू वाई माइनस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका सलूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के अज्यूम करके सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मान के सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर तो है ही नहीं यहाँ पर। इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे क्या है, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा देन cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, हमसे cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पूछिए क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले काम जो हमें को दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या है, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, sec थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा हमको गिवन है। ठीक है, या मैं कहूँ e की पावर x इज इक्वल टू होगा sec थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, इसको इक्वेशन बंद कर देता हूँ, e की पावर x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड किया किस चीज़ से, sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा से। ठीक है, हम पाएंगे क्या, e की पावर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल होगा किस चीज़ के, इम्प्लाइज दैट। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में, ऊपर ले जाऊंगा हो जाएगा माइनस का, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो गई क्या, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक, दोनों की वैल्यूज आपको मालूम है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, आपको इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा क्या, 2 sec थीटा, और अपॉन में 2 चल ही रहा है, इसका मतलब ये हो गया sec थीटा। ऑप्शन नंबर डी sec थीटा इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। कह रहे हैं लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा वाई माइनस जेड, देन द मैट्रिक्स टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिस एंड दिस इज। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सिंपल बेसिस का होता या स्टैंडर्ड बेसिस का होता तो हम क्या करते, जो हमें ये गिवन है ना, ये दो एलिमेंट्स, ये एक्चुअली हमारे क्या हो जाते, रोज को रिप्रेजेंट कर जाते, किसको, रो को। ठीक है, हमसे मैट्रिक्स पूछिए, मैट्रिक्स टी, तो मैट्रिक्स टी में ये जो है एज ए रो वर्क कर देते और हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता। कब, जब ये स्टैंडर्ड बेसिस होते, और स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका सोल्यूशन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, आप जरूर देखिए क्या है इसका सोल्यूशन। स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 100, 010 एंड 001। ठीक है, यहाँ पर बेसिस हमको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन बेसिस को कह देता हूँ b1, b1 की वैल्यू क्या है 1 1 एंड 1, b2, b2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1 0, और b3 ये वेक्टर्स हैं 0 1 0। ठीक है, w1 किसके इक्वल होगा, ये सब वेक्टर स्पेस है, ये सब स्पेस कहूँ 1 1 एंड एक w2 गिवन है हमको 1 0, दो सब स्पेसेस गिवन है हमको। ठीक है, w1 w2 किस चीज़ के बेसिस के हैं ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं। कैसे, उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है टी v1 में फाइंड आउट करूँ, दैट इज
टी 1 फाइंड आउट करूँ किसके इक्वल होगा, तो आपको मालूम है कि x प्लस वाई इन दोनों का सम मतलब 2 कॉमा y माइनस जेड दिस माइनस दिस दैट इज 0। 2,0 आपको मिल जाता है, कोई बात नहीं है। अब 2,0 मिल गया, आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते थे, आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते थे, लेकिन कब, जब आपको W1 और W2 गिवन नहीं थे। एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें, ये वेक्टर अलजेब्रा में आपका जो बेसिस वाला क्वेश्चन था मोस्टली इस एक क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि W1 W2 भी गिवन है, तो आपको 2,0 को एज ए W1 एंड W2 रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे आप बताइए। ठीक है, हम पाते हैं कि हमें 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो पहले पोजीशन पे 2 मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। 1 प्लस 1 2 मिल गया, नहीं मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया। लेकिन इस पोजीशन पर हमको 0 ही चाहिए, तो यहाँ पर ऐड कर रहे थे तो ये भी ऐड होंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 1, 2,1 मिला डायरेक्ट ऐड करने पे। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकें जी, बिल्कुल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0 इंटू W1, W1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स W1, 2 टाइम्स W1। 0 की मल्टीप्लाई करने से ये सब कुछ 0 हो जाएंगे, और 2 की मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2,0, और 2,0 में आप कुछ भी ऐड कीजिए 0,0 को, तो आपको मिलेगा 2,0। तो आपने इसको W1 एंड W2 की फॉर्म में लिख दिया, ये W2 है। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब जो काम हमने B1 के साथ किया वही काम हम B2 के साथ भी करेंगे। डायरेक्ट T 1 माइनस 1 0 लिख सकता हूँ इसको क्या, कि x प्लस वाई इन दोनों का सम दैट इज 0 कॉमा वाई माइनस जेड दिस माइनस दिस दैट इज -1। अब 0 कॉमा -1 की बारी आ गई। अब आप इसको W1 और W2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो अगर आपको ऐसे ओरल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, पहले W1 और W2 को लिख लीजिए। कैसे, यहाँ पे 1,1 ये W1 है ना, ठीक है, ये 1,0 ये W2 है। साइन बीच में कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा वो अभी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। इन्होंने कहा हमें चाहिए 0, ठीक है, 0 किस किस फॉर्म में मिल सकता है, अगर मैं इन दोनों के बीच में माइनस लगा दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन 1 माइनस 0 1 मिला। हमें क्या चाहिए, हमें ये माइनस चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें उल्टा करना होगा। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या, कि अगर मैं इसको यहाँ प्लस रहने दूँ और यहाँ पे एक माइनस लगा दूँ, तो अब मैं क्या पाऊँगा, -1 + 1 0, -1 और 0 -1 हो गया कन्वर्ट। लिख सकता हूँ इसको क्या, माइनस का 1 W1 प्लस 1 W2 कन्वर्ट हो गया जी, हो गया। सेम जो केस T3 के साथ भी करना है, B3 के साथ भी करना है हमें क्या, T B3 क्या है 0 1 0 लिख सकता हूँ मैं क्या 1,1। अब 1,1 चाहिए, इसका मतलब साफ है कि W1 ही है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, क्योंकि जो फार्मूला या जो रिलेशन हमको गिवन है या ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है उसी में बस हमने वैल्यूज को पुट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब इसमें आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं जब कराऊंगा इसमें तो आपको बताऊंगा भी, कि सबसे पहले चेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है। r³ टू r² है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स T है ना, मैट्रिक्स T जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारा ये ऑर्डर, कि हमारी मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, वहाँ से ऑर्डर मिलता है। इन्होंने कहा आपकी मैपिंग r³ से r² की तरफ हो रही है, इसका मतलब ये हो गया जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, डेट इज 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम होंगी, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हमारे पास एक चीज़ देखिए, हमारे पास कंडीशंस कितनी आ गई 1 2 3, ठीक है, तो ये कंडीशंस कैसे काम करेंगी, आपने देखा कि 3 क्या है यहाँ पर कॉलम्स, तो ये मेरे कॉलम्स होंगे और 2 मेरे जो हैं इसके रोज हो जाएंगे। कैसे लिखूंगा इसको,
ये मेरा हो जाएगा कॉलम पहला 0,2, 0,2। ये दूसरा कॉलम -1,1, ये तीसरा 1,0। ठीक है, 0,2 -1,1 1,0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कह रहे हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज। हमें एंड से इसका फोर्थ टर्म चाहिए। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको कराऊंगा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला कराऊंगा। वो क्या है कि आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब अंत से आरवा पद किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है n माइनस आर प्लस टूवा पद। कहाँ से? फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, मतलब लास्ट अंत से आर टर्म इक्वल होगा किस चीज के? n माइनस आर प्लस टूवा टर्म शुरुआत से। ठीक है, आर टर्म फ्रॉम एंड इक्वल होगा n माइनस आर प्लस टूवा टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इन्होंने बात की है फोर्थ टर्म की। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल हो जाएगा किस चीज के? n की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस 4 प्लस 2 डेट इज कितना हो जाएगा? ये आपका देखते हैं, 5 प्लस 2 डेट इज 7 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, अब 7 टर्म कैसे निकालेंगे? T7 इक्वल होगा किस चीज के? 9C6 एक्स क्यूब अपॉन 4 की होल पावर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3 इंटू माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा ये वाला दैट इज 6। ठीक है, आपने एक फार्मूला पता है, अगर ये फार्मूला आप जानते हैं तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अगर आपके माइंड से ये फार्मूला स्लिप हो गया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इतने सारे फार्मूले होते हैं, कन्फ्यूजन होना जायज़ है और भूल जाना तो बहुत ही ज़्यादा आम है। इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या? इन्होंने कहा है कि हमें आधा टर्म या चौथा टर्म, फोर्थ टर्म चाहिए फ्रॉम एंड। ठीक है, नॉर्मल केस क्या होता है? नॉर्मल केस ये होता है कि कोई भी अगर एग्जामिनर है तो आपसे केस पूछेगा कि आधा टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बताइए आप। ठीक है, आधा टर्म या फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बताइए, ऐसा ही तो पूछेगा ना। ये होता है नॉर्मल केस। नॉर्मली व्यक्ति आपसे शुरू से पूछेगा कि आप ये बताइए शुरू से चौथा पद, शुरू से पांचवा पद कौन सा होगा। लेकिन कुछ टेढ़े लोग भी होते हैं, वो क्या करते हैं? उल्टा पूछ लेंगे। नहीं, आप शुरू से मत बताइए, आप एंड से बताइए, आखिर से बताइए। तो वो उल्टे हो गए। तो आपको मैं बस एक ही सलाह देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9, आप इसको उल्टा कर दें। उन्होंने उल्टा पूछा है ना, टेढ़े लोग हैं, उल्टा पूछा है। आप भी उस क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए। क्या? -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 की पावर 9। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया। आपको काम सीधा ही करना है, लेकिन उल्टा करके सीधा करना है। आपने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अब ये क्वेश्चन बन गया ऐसा। अब सीधा सीधा काम कर दीजिए। उन्होंने कहा फोर टर्म फाइंड आउट करो। ओके, T4 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 9C4 सॉरी 9C3, ठीक है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 6 और एक्स क्यूब अपॉन 4 की पावर ये वाली दैट इज 3। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर जो मैंने यहाँ से उल्टा करके आपको लिखाया है एक तरीका कि उल्टे को उल्टा ही जवाब दे दो। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर है? जी बिल्कुल नहीं, दोनों ही सेम है। तो मैं क्यों एक नया फार्मूला याद करूं जब मेरे पास पता है मुझे कि अगर उस जो क्वेश्चन है उसको उल्टा कर देने से मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, तो मैं क्यों एक एक्स्ट्रा फार्मूला याद करूं? ठीक है, तो T4 हो गया। ये कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेट इज 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 12 इंटू एक्स की पावर हो जाएगा 9 अपॉन 2 की पावर 6। ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या? 3 3 जा 9, ठीक है, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया ये? 84 अपॉन एक्स क्यूब। That is option number B, 84 upon x cube is the right answer.
ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके कराए। ये बुकिश मेथड है, आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा काम बताने का था, मैंने दोनों तरीके बता दिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उल्टे को उल्टे तरीके से ही जवाब दें। ठीक है, क्वेश्चन को उल्टा करके सीधा सीधा आंसर दे दीजिए, कोई इशू है नहीं। मैं चाहूँगा आप इसकी शॉर्ट ट्रिक ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका कीमती समय बचे और फार्मूला को रटने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने में कुछ महान लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कोलिनियर में कोप्लेनरिटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोलिनियर हैं तो कोप्लेनर तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं कि कोप्लेनरिटी की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें डेल्टा निकालना होता है। डेल्टा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। ठीक है, और इक्वल होता है किसी के जीरो के। ये होता है डेल्टा फॉर कोप्लेनरिटी। और इसके भी कई केसेस हैं, वो क्या हैं आपको मालूम है। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, ये 2D की बात कर रहा हूँ और यहाँ 3D की बात कर रहा हूँ, दो केसेस हो सकते हैं। हद में दो केसेस तो हो सकते हैं। 3D में क्या चाहिए आपको, 3 वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, 2D में क्या चाहिए, 2D में भी आपको 3 वेक्टर्स चाहिए। वो बात दूसरी है कि इसमें आई और जे होंगे, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं। इसमें आई जे और के तीनों होंगे, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। पर भाई वेक्टर तो 3 ही मिलेंगे ना, क्योंकि आपको मालूम है जब डेल्टा निकालते हैं 2D में तो वो क्या होता है 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। पॉइंट्स 3 हो गए बट 2D के हो गए। ठीक है भाई, 3D में करते हैं, पॉइंट तो आपको ये 3D के लेने हैं तो वेक्टर तो 3 तो लेने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स तो सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 2। डेल्टा कहाँ से निकाल लोगे आप, तो करेंगे कैसे। तो जो अगर आपको कोलिनियरिटी की डेफिनेशन पता है, कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि वो एक ही लाइन में है। इस तरह से अगर ए है, ये बी है और ये सी है, इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल होगा बी सी के लैम्डा टाइम्स, या कह सकता हूँ कि एस टाइम्स इक्वल होगा ए सी के। मतलब इनमें कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा, डायरेक्शन सबकी सेम रहेगी। उसी का इस्तेमाल करना है। कैसे, अगर मैं इसको b1 कह दूं, इसको b2 कह दूं, ठीक है, वेक्टर v1 कोप्लेनर है, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा किसके, वेक्टर v2 के। या मैं कहूँ यहाँ से कि b1 अपॉन जो b2 है, दोनों वेक्टर्स का जो रेशियो होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा। एक कोई ना कोई एक वेरिएबल, कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसके इक्वल रहेगा। इम्प्लाइज डेट क्या, मेरा पहला है x-3 7, x-3 और 7 इक्वल होगा लैम्डा के, और मुझे डिवाइड करना है b2 से। 1 -1 माइनस जेड, 1 -1 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई माइनस जेड से। ठीक है, बीच में इक्वल। ये होता है करने का तरीका। अब मुझे यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई लैम्डा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू मिल गई क्या 3 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और z की वैल्यू मिल गई 7 अपॉन लैम्डा और माइनस का। इन्होंने हमसे पूछा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड, सबकी वैल्यूज आपको पता है, लैम्डा 3 3 जा 9 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और जेड की वैल्यू है क्या माइनस का 7 और लैम्डा। इस लैम्डा से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बच्चा माइनस का 9/7, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। डेट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, हमें ऑर्डर गिवन है, ए इज मल्टीप्लाई बाई 3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स इज। इन्होंने कहा कि एक कोई ए मैट्रिक्स है, किस चीज़ की, ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ओके, ठीक था इतना। इन्होंने क्या कहा कि 3x3 की एक मैट्रिक्स तो है, अब हमने उसके ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेट इज इन्होंने क्या किया 3a। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3a से। अब इन्होंने कहा कि हमें इतने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, डेट इज डिटरमिनेंट ऑफ 3a।
अब कह रहे हैं बताइए किसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 3 हो जाएगी और मॉड ऑफ ए ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज 27 मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए, अगर ए कोई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इक्वल होगा किस चीज़ के की पावर एन मॉड ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। क्या है देखते हैं। क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि सेक हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है, डेट इज इसके आगे एक माइनस और आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया मेरा गलत। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√x² + 1, तो डेट इज ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/√1 - x² होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। कह रहे हैं पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, दिस द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इज। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमें कैसे मूविंग पार्टिकल के जो पोजीशंस हैं उस वो गिवन है। आपको पता है कि वेक्टर आर जो इक्वल होता है किसी चीज़ के xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये होता है कोई भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम टी। तो वही इन्होंने दे रखी है कि एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आर किसके इक्वल है TQ - 2, ठीक है, आई प्लस बाई की वैल्यू क्या है T² + T जे कैप प्लस 2T + 1 के कैप। ऐसा हमको गिवन है, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेवर आर अपॉन डेवर टी हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इक्वल होगा किस चीज़ के 3T² आई कैप ऐसा ही रहेगा प्लस 2T + 1, ठीक है, जे कैप प्लस 2 के कैप। ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, एक बार और कर लेंगे, इक्वल होगा किस चीज़ के 6T आई कैप प्लस इसका करेंगे हो जाएगा 2 जे कैप प्लस 0। इन्होंने कहा कि आप जो है डेवर टू आर अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मिल गया 6i कैप प्लस 2 जे कैप। इनको इतने से संतुष्टि नहीं हुई, एक्सेलरेशन तो हालांकि हमें मिल चुका है। इन्होंने कहा कि आप एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कीजिए टी इज इक्वल टू 1 पर, ओके, लेकिन इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर गिवन है। और जब भी आपसे कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड आपसे कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करने को कहे और कह दे इन द डायरेक्शन दिस, कोई एक वेक्टर दे दे कहे आप उसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट कीजिए, तो सिंपल एक काम करना, उसका एक कैप फाइंड आउट कर लेना। अगर ये वेक्टर ए कह दूं मैं तो इसका एक कैप से जो आपका फाइनल रिजल्ट आया हो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसको कहूँ इस तरह से, हम एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, नॉर्मली एक्सलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमसे पूछा है एक्सलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, मैं इसको बी कह देता हूं। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होगा ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप मतलब 6i कैप प्लस 2j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किस चीज़ के, इसके यूनिट वेक्टर के साथ में, डेट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम, डेट इज 3। मिला क्या हमें, इसकी मल्टीप्लाई 6 - 2, ठीक है, अपॉन √3, दैट इज 4/√3। ऑप्शन नंबर सी 4/√3 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्या है देखते हैं। कह रहे हैं द एरिया लाइन बिटवीन द लाइन बाय इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इज revolved about x axis, the center of gravity of the solid thus generated is
एट द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया आइए बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने बाई जगह टू एक्स एक लाइन ली। कैसे रिप्रेजेंट होगी आपको पता होना चाहिए। यही तो होती है ना कि 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई भी एक लाइन ले लो, y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, और x एक्सिस और x इज इक्वल टू 2। मान लीजिए कि यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2, एक कोई लाइन है ये, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। इम्प्लाइज दैट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2। क्लियर। और एक चीज, एक बात बताइए, अगर ये 2 है या मतलब यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बाई कितना हो जाएगा, अरे बाई और x इक्वल ही तो है, तो इसकी भी तो वैल्यू 2,2 हो जाएगी। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो इस तरह से एक y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 2 जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन्होंने x एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दी इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक ये है, मान लीजिए ये पॉइंट होता है, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं तो ये मेरा क्या बनेगा, तो x एक्सिस के अबाउट इन्होंने रोटेट किया, मतलब ये इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। एम आई राइट। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है, अरे नहीं, आप देख पा रहे हो मैंने तो अभी ट्रायंगल बनाया है, मैंने आपको अभी दिखाया कि मैंने इस तरह से इसको रोटेट किया, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा, जी बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल नहीं बल्कि एक कोन बन जाएगा। देखिए, जैसे बर्थडे की कैप जो होती है वैसा ही एक डायग्राम बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि ये जो है इस तरह से बनेगा, मैंने इसे रिवॉल्व किया है, तो ये कोई एक 3D डायग्राम बनेगा। और 3D डायग्राम ट्रायंगल नहीं होता बल्कि कोन होता है। आप इतना समझ चुके होंगे, बस इतना अगर आप समझ चुके डायग्राम को तो आपका आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं इसको कहूँ h, h किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द कोन, h इज इक्वल टू 2 है। और ये कोन कैसा है, कोन आपको पता है, कोन है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड कोन का जो सी जी होता है वो क्या होता है, उसके अगर आप टॉप से देखें यहाँ से, तो यहाँ से इसकी दूरी जो होती है वो होती है 3h/4, ठीक है। और यहाँ से देखें, अगर बेस से देखें, सेंटर है, सेंटर से देखें आप, इसके जो सर्किल बनेगा उस सर्किल के सेंटर से देखेंगे तो हो जाती है क्या, h/4 से। लेकिन हम यहाँ से कोऑर्डिनेट बता नहीं सकते क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है इन्होंने इनडायरेक्ट हमसे टॉप से पूछा है, ठीक है। ये है कोन जब सॉलिड होता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका हॉलो कोन होता है तो उसका जो सी जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम टॉप, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टॉप, ठीक है। और Hy3 फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, ये भी बॉटम से है। हालांकि इसका अभी काम नहीं है, काम इसका है क्योंकि सॉलिड कोन इन्होंने लिखा है सॉलिड, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि सी जी होगा वो हो जाएगा हमारा कहाँ, इसी लाइन पर एच पर ही तो होगा, दैट इज 3h/4, 0। और h क्या है, h2 है, दैट इज 3 × 2/4, 0। या मैं कह सकता हूँ इसका आंसर हो जाएगा 3/2, 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा काफ़ी लेंथी है कि 4-5 लाइन में क्वेश्चन आया है, हो सकता है बहुत लंबा हो। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, आदत जो है पढ़ने की डालिए। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द मैपिंग f फ्रॉम n टू 1, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे एक मैपिंग है डिफाइन बाय दिस। तो कैसी होगी, तो क्या करें कि 1 1 ऑन टू मैनी 1 एंड ऑन टू, ठीक है। और 1 1 इंटू मैनी 1 इंटू, कौन सा होगा आइए देखते हैं।
आपको पता है कि हम जब भी इस टाइप के फंक्शन के बारे में पूछते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, और दूसरा क्या कि ऑन टू है या नहीं है। बस हम ये दो चीज़ चेक करते हैं, उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करते। अगर ये सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, वन वन ऑन टू हो जाएंगे, और सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इसका उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हम मैनी वन और इंटू कभी सॉल्व ही नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं वन वन और ऑन टू। वन वन क्या करते हैं कि लेट जो इमेजेस हैं कि एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, ऐसा हम मान लेते हैं। और अगर गलती से एक्स वन और इक्वल टू एक्स टू आ गए, एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ गए, मतलब जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वैल्यूज को इक्वल माना, तो अगर एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि वन वन होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो एफ एक्स वन इक्वल होगा एफ एक्स टू के, ऐसा होती है कंडीशन फॉर वन वन। ठीक है, दो केसेस हैं, ये ऑड और इवन के। ठीक है, मतलब मैं पहला केस इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऑड के लिए चल रहेगा और ये चलेगा मेरा इवन के लिए। एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन हो जाएगा एक्स वन प्लस वन इक्वल है एफ एक्स टू के, डेट इज एक्स वन, सॉरी एक्स टू प्लस वन। यही तो लिखा है ना मैंने, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल है, एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के। सेम इवन के लिए एक्स वन माइनस वन मतलब एफ एक्स वन इक्वल है किस चीज़ के, एफ एक्स टू के। क्लियर, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यहाँ पर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो देखते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे ऑड हो इवन हो, ये जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा मेरा वन वन। मैं प्रूव कर चुका इस चीज़ के लिए, वन वन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू प्रूव करने की। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं उसको मैं अभी बताता हूँ। फिर से वही, वो क्या कि आपको दो केस लेने हैं, ऑड और इवन। हमेशा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दो दिए हैं इसलिए हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वरना सिर्फ एक ही सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है ऑन टू की, ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो y है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम एज्यूम करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन x इज ऑड, एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन x इज इवन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम किया है। मैं क्या करूंगा, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। x इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं क्या, y माइनस वन, या x इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं y प्लस वन। ठीक है, व्हेन x इज इवन और x इज ऑड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। इन्होंने कहा कि x जो है वो ऑड है। ठीक है, x ऑड है, और x ऑड कब होगा, जब मेरा जो y है वो हो जाएगा इवन। ठीक है, या मैं कहूँ यहाँ से, यहाँ इन्होंने कहा कि x इवन है और x के इवन आने के लिए y का ऑड होना जरूरी है, दैट इज y इज ऑड। ठीक, इतना आप समझ चुके होंगे। इसके आगे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब इतनी सब चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसा मेरा फंक्शन गिवन था, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस वन एंड वाई प्लस वन। कब कब होगी, जब वाई मेरा होगा इवन। ठीक है, और जब मेरा वाई जो है कैसा होगा, ऑड। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज़ बना के दिखाई थी, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होता है। ऑन टू के लिए हम ये देखते हैं कि क्या किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, कि क्या किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि इन्होंने कहा कि y इवन है। ठीक है, और एक चीज़ और है, दोनों के दोनों सेट जो हैं वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे बनाया, इन्होंने कहा कि y इज इवन, y इज इवन, मैं ले लेता हूँ टू फोर सिक्स। ठीक है, एट भी ले लिया मैंने। तो इसकी प्री इमेज, टू के रिगार्डिंग प्री इमेज क्या होगी, आप इसमें पुट कीजिए, टू माइनस वन डेट इज वन, तो हम कहेंगे कि टू की प्री इमेज वन होगी। ठीक है, ऐसे ही फोर की प्री इमेज थ्री, सिक्स की प्री इमेज फाइव, एट की प्री इमेज सेवन हो जाएगी। ठीक है, मतलब एन के अंदर, या जो इसको आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको साफ साफ बना कर दिखा देता हूँ।
एक ये होता है और एक ये होता है, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसको कहते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, और एक इसमें और होता है, वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम रेंज। ठीक है, और रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की जो इमेजेस इसमें बन रही होती हैं कोडोमेन में, उस कोडोमेन में उन इमेजेस का कलेक्शन ही रेंज कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि रेंज है, उस रेंज के एलिमेंट्स अगर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि उस रेंज के एलिमेंट, अगर ये रेंज आर है और दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो रेंज के एलिमेंट्स की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, ऑन टू होने के लिए एक चीज़ और कंपलसरी है, वो क्या होती है कि जो रेंज है, ठीक है, हमेशा इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के। मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारों की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, तो हमने देखा कि y इज इवन, अगर यहाँ पे y ये तो होगा ना कि ये y होता है, ये x होता है, कि एफ एक्स इजिकल टू हमने y एज्यूम किया, तो y की अगर इवन है, इवन मतलब 2 4 6, ठीक है, मैंने ले लिए, तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, 1 3 5 इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और दोनों ही ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है, रेंज की तो बात कर रहे थे, या हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, दोनों ही एक हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो वैल्यू होगी इसकी, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की, मार्क माय वर्ड, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तब हम कहेंगे कि जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑन टू। ठीक है, अब सिमिलरली आप और रख के पुट करके देख लीजिए, 1 3 5 इसमें पुट करूंगा तो मैं पाऊंगा यहाँ पर 2 4 6, तब भी इस केस में भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, इस केस में भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। 1 1 में पहले प्रूव कर चुका हूँ, तो हो गया मेरा 1 1 ऑन टू, डेट इज ऑप्शन नंबर 1 1 ऑन टू, ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, क्या है देखते हैं। कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा तेज कराऊंगा। कैसे लिखा हुआ है, लॉग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल है किस चीज़ के, 2x माइनस वाई, और एक चीज़ गिवन है y 0 इक्वल होगा 0 के। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, और अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आंसर बिना सॉल्व किए आ जाएगा। इसका मतलब है x बराबर 0 पुट करने पे y बराबर 0 पुट कर रहा है। ये कंडीशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब उसके सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप इसको पुट करके देख लीजिए। अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो आप पाएंगे क्या, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डेट इज 3, तो ये होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, 2 किसके इक्वल होगा, 2 किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा किस चीज़ के, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 2, ओके। यहाँ पर चेक करते हैं 1 इक्वल होगा किस चीज़ के, 5 के। यहाँ पर चेक करते हैं 1 इक्वल होगा किस चीज़ के, 2 इक्वल होगा किस चीज़ के, 0 के। डेट इज सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा आंसर को सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन से सॉल्व करके। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, गलती से एग्जामिनर एक कंडीशन दे दे, तो आप समझना आप बहुत लकी हैं। क्यों, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो हैं इसी पर बेस्ड होते हैं कि कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाई करके चेक कर ले और उसका आंसर ले आए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा सॉल्व कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। जो गिवन था मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से मैं पाऊंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस वाई, या लिख सकता हूँ मैं डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। लिख सकता हूँ मैं ई की पावर वाई डी वाई इक्वल होगा ई की पावर 2x डी एक्स के। ठीक है, या इम्प्लाइज दैट, इंटीग्रेशन करूँगा मैं पाऊंगा ई की पावर वाई, ठीक है, इक्वल होगा किस चीज़ के,
ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी के। कंडीशन गिवन है ये वाली, आपको पता ही है, पुट कर देते हैं, पाएंगे क्या 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हो गई 1/2। इसमें पुट कर देंगे, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2, या मैं कह सकता हूँ मुझे मिलेगा 2 ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सेकेंड का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज है नहीं। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। कह रहे हैं क्या, यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस इज। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है वेक्टर अलजेब्रा की। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सब कुछ अच्छे से कराया है, नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, इन्होंने हमसे पूछा है, पूछा क्या है, वो है कि यूनिट वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये हमसे पूछ रहा है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ये हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है एट द पॉइंट पी। अगर मैं पी 1,1 कह दूं तब। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ग्रेड फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होगा, आपको पता है ग्रेड फाई कैसे निकाला जाएगा। अब फाई क्या होता है, फाई यहाँ पे एक फंक्शन होता है, कौन सा, स्केलर फंक्शन, वो हमें गिवन है क्या, उन्होंने क्या है, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। इस फाई का एक्स वाई जेड के साथ डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ग्रेड फाई इक्वल होता है किस चीज़ के, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स और आई कैप प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर जेड के कैप, ऐसा ग्रेड फाइव होता है। ठीक है, एट द पॉइंट पी पूछा है, मैं यहाँ पे पी लगा दूंगा। वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए और पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2x माइनस वाई आई कैप। ठीक है, बाई के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पाएंगे क्या, माइनस का x जे कैप, जेड के साथ करेंगे तो क्या पाएंगे 2z के कैप एट द पॉइंट 1 1 1, पुट कर दीजिए, पाएंगे क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, आपको ये मिल चुका है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, तो हमें मिल गया यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर टू द सरफेस इक्वल होगा किस चीज़ के, आई माइनस जे प्लस 2 के, सबके कैप्स लगा दीजिए, अपॉन, अब इसका मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, डेट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, implies that I minus j cap plus 2k cap divided by square root of 6, that is option number A is the right answer। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। कह रहे हैं द कंपोजिट मैपिंग एफ ओ जी ऑफ द मैपिंग एफ, एक मैपिंग है आर से आर तक, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड एक जी मैपिंग है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये मजाक है, इन्होंने पूछा है एफ ओ जी, इसका मतलब ये हो गया कि एफ में एक्स की जगह पर जी एक्स पुट कर दीजिए, मार्क माई वर्ड्स, एफ में एक्स की जगह पर जी पुट कर दीजिए, मतलब इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ जी एक्स, मैंने कहा एफ एक्स में एक्स की जगह पर जी एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, डेट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस मेक एन एंगल 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन एफ डैश ए इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है हमें। ठीक है, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स। और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट ए कोमा बी निकालूँ तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा एफ डैश ए। ठीक है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको चाहें तो सही से लिख सकते हैं। ठीक, एफ डैश की वैल्यू हो गई एफ डैश ए, इक्वेशन 1। ठीक है, हमें एक चीज़ गिवन है
कि जो स्लोप है m1 किसके इक्वल होता है टेन थीटा के या टेन 3 पाई/4 लिख सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू है -1। किसकी है ये है नॉर्मल का। ठीक, हमें चाहिए टेंजेंट का। ठीक, क्या चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, किसके इक्वल होगा, माइनस का 1 स्लोप ऑफ नॉर्मल। अरे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, ये तो इंटर का कॉन्सेप्ट है। -1/-1 दैट इज 1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसका मतलब ये हो गया एफ टेस्ट ए की वैल्यू जो है किसके इक्वल हो गई 1 के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। कह रहे क्या, तो वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 20 का स्क्वायर क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको पता है कि n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम जो होता है किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n+1 और 2n+1/6 के। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, ये होता है 1 से स्टार्टिंग, इन्होंने स्टार्टिंग की है 5 से, कोई बात नहीं, हम पहले क्या करेंगे 1 से 20 तक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर -1 से 4 तक की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक, मतलब n बराबर एक बार 20 पुट कर दीजिए, -n बराबर 4 पुट कर दीजिए, यही हमें करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें 20 पुट करने पे पाऊंगा मैं क्या, 20 इंटू 21 इंटू 20, और ठीक है 22 जा 40 प्लस 1 दैट इज 41/6 माइनस, ठीक है, अपॉन में 6 ऐसा ही रहेगा, 4 इंटू 5 इंटू 9, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से डिवाइड कीजिए, पाएंगे ये 3, ये 10 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये 2 से डिवाइड किया 2 3, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 9/3 2 6, 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, हो गया 2। मिला क्या हमें, आइए देखते हैं। हमें मिला कि ये 7 1 7 और 7 4 28, 2870 माइनस ये हो गया 5 2 10 और इंटू 3 दैट इज 30, दैट इज 2840। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2840, 2840। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स सच दैट mod of a is equal to mod of v is equal to 5 and a cross b is equal to this, then the value of वेक्टर a डॉट वेक्टर b is equal to, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, mod of a is equal to mod of b is equal to 5। ओके, और हमें एक चीज जानते हैं क्या, कि एक रिलेशन होता है वो a क्रॉस b का, ठीक है, मॉड और इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल होता है किसी चीज़ के a स्क्वायर b स्क्वायर के। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस b का मॉड कैसे निकालेंगे हम, आपको पता होना चाहिए। a क्रॉस b ये दे रखा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, डेट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। ठीक है, ये हो गया प्लस इसे तो हमें निकालना ही है, इक्वल होगा किस चीज़ के, इसके स्क्वायर के, 25 इंटू 25। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, आप देखेंगे 16 प्लस 9 25, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 25 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये वाला 25 इधर आने पर, मैं 25 कॉमन भी ले लूँगा। ठीक है, बचा क्या 25 माइनस 1 डेट इज 25 इंटू 24। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा किसका, इनका स्क्वायर रूट लेने पर, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 24 का हो जाएगा कितना, 6 हो जाए 24 होता है ना, तो 4 का आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 दैट इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज 1 फरवरी रात के 2 बज रहे हैं, बाहर जोरदार बारिश हो रही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। क्या है, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकीज ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकिस दैट इज 2 AE की वैल्यू क्या है 16। कह सकता हूँ मैं AE की वैल्यू क्या है 8। और इन्होंने कहा कि इसेंट्रिसिटी है √2। बस जैसे ही ये मिला आपका माथा थनक जाना चाहिए कि जैसे ही ई की वैल्यू √2 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। ठीक है, अब आपको अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पता नहीं है तो इसमें आपकी गलती। मैं बताता हूँ क्या होता है कि एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी की वैल्यूज इक्वल होती हैं। ए इक्वल होता है बी के, ई इक्वल होता है √2। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो एक चीज देखते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये तो गायब ही हो गए। हम देखते हैं ई की वैल्यू √2 लगाने पे हो जाएगा 8, या मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 4 16 इंटू 2 दैट इज 32। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इक्वेशन होता है ये x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सबसे पहले एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए। पाएंगे क्या, ये पाएंगे 1 इज इक्वल टू 4, नो। इससे पाएंगे क्या 5 इज इक्वल टू 3, नहीं। इससे क्या पाएंगे, इससे आप पाएंगे क्या ई इज इक्वल टू 4, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इससे आप पाएंगे क्या कि 4 इज इक्वल टू 4। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ जो कि बुकिस मेथड है। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि dy/dx इज इक्वल टू प्लस y/x इज इक्वल टू x² कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं किस टाइप की इक्वेशन है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप की इक्वेशन है, वेयर p की वैल्यू क्या है 1/x एंड q की वैल्यू है x²। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, डेट इज कह सकता हूँ मैं e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, कह सकता हूँ e की पावर log x या कह सकता हूँ x। और सोल्यूशन कैसे निकलता है, सोल्यूशन निकलता है आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू होता है किस चीज़ के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, डेट इज एक्स इंटू वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, एक्स इंटू x² प्लस सी के। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा x इंटू x² डेट इज x³ और x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी। कंडीशन ये गिवन है, पॉइंट ये रहा दैट इज 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी इम्प्लाइज डेट सी की वैल्यू हो गई क्या 3/4। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आप पाएंगे क्या एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स वाई इक्वल होगा एक्स की पावर 4/4 प्लस 3/4 इम्प्लाइज डेट 4 से मल्टीप्लाई 4xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये मेथड है बुक किस मेथड। एक मेथड मैं बताऊंगा जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो क्या है, आपके 80% क्वेश्चन जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सॉल्व होते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स से, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, उससे आपके 80% डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। कैसे करके दिखाता हूँ। गिवन है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x²। ठीक है, मैं क्या करूँगा x, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की, इससे मैंने क्या किया एक्स से मल्टीप्लाई किया सब में x³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और dx। इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो ये फॉर्म होती है एक्स वाई के डिफरेंशिएशन की, x³ dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मिलेगा क्या x की पावर 4/4 प्लस सी, जो पॉइंट है सेटिस्फाई करा दीजिए, आप पाएंगे क्या 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हो गई 3/4। 3/4 इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, 4 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप पाएंगे 4xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये अरेंजमेंट का है। ठीक है, अरेंजमेंट को इस तरह से अरेंज करके फॉर्म बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, और बुक इस मेथड से फार्मूले याद करके करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ W इज इक्वल टू दिस इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस R क्यूब देन डायमेंशन W इज। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि W में वेरिएबल कितने हैं। आप देख पा रहे होंगे W में 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। दैट इज कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है कितना है, 3। ठीक है। और अगर मैं इसकी मैट्रिक्स निकालूं कि मैट्रिक्स कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसकी मैट्रिक्स लिखूंगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ठीक है। तो इसकी W की जो रैंक होगी, ठीक, अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं 1 1 -1 हो जाएगा। तो आप रैंक निकालेंगे, इसकी रैंक ऑफ W कितना होगा, वो हो जाएगा 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और रो तो एक ही है, वो भी नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक हो गई 1। जो डायमेंशन होती है किसके इक्वल होती है पता है आपको, n माइनस आर के। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3 माइनस 1 रैंक है, दैट इज 2 इज द डायमेंशन ऑफ W। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे होंगे पावर्स कैसी हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमें मतलब ही नहीं है कि पावर्स कैसी हैं, हमें मतलब है उन पावर्स के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट्स कैसे हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। और साइन अल्टरनेट है, साइन अल्टरनेट है, कोफिशिएंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इतना आपने सेंस लगा लिया यहाँ से। ठीक है। अब ये सेंस कहाँ जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ फार्मूलाज होंगे जो आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे। वो क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है क्या, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एन सो ऑन। पढ़ा होगा आपने। वहीं अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, 1 माइनस एक्स, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। यहाँ पे कोई फर्क नहीं, यहाँ पर माइनस अल्टरनेट। इसका मतलब हो गया यहाँ पर अल्टरनेट आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाला क्वेश्चन है। जी नहीं, अभी सारी चीज़ें पता कर लीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे जाइए। एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा होगा, वो क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन किसके इक्वल होता है, तो होता है 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, प्लस अब इसमें टर्म जो हैं इंक्रीज होते हैं, यहाँ घट रहे थे, देख रहे हैं, n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू घटते जाएंगे, इसमें बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप बताइए। अब आपने देखा, मैंने कहा टर्म्स आर अल्टरनेट, अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस का होगा, कोई भी एक माइनस होगा, जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है, तो सारे प्लस के होंगे। और इन दोनों में से अगर एक भी माइनस का हुआ तो टर्म्स जो है अल्टरनेट होंगे। इन दोनों में देख रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, डेट इज एक माइनस है, ठीक है ना, एक माइनस है, तो टर्म्स कैसे होंगे मेरे, मेरे टर्म्स होंगे अल्टरनेट। और अगर एन पॉजिटिव है तो टर्म्स कोफिशिएंट जो है डिक्रीज होंगे। और अगर मेरा एन जो है, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, अगर एन मेरा पॉजिटिव है तो टर्म्स मेरे इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे, वो एन डिसाइड करेगा। एन प्लस है तो कोफिशिएंट डिक्रीजिंग होंगे, एन माइनस है तब कोफिशिएंट इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक, और अगर यहाँ माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो कितना फर्क पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और कोफिशिएंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट तो माइनस है तो डेट इज इंक्रीजिंग होंगे ही होंगे। यहाँ पे देखते हैं हम शुरू के दो चीज़ों से, 1 माइनस 2x, इतना काफ़ी है। इसका मतलब ये हो गया टर्म्स इंक्रीजिंग में है, टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसका मतलब ये है पावर नेगेटिव होगी। और अल्टरनेट है तो सिर्फ क्या होगा,
पावर नेगेटिव होने से ही हो जाएगा। डेट इज कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -2। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में दो चीज़ें आएँ, इतना सब कुछ मत याद करो। यहाँ से आपके माइंड में दो चीज़ें आएंगी, क्या? या तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 होगा, या 1 माइनस एक्स की पावर 2 होगा। यही दो बन सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है हमारी पावर प्लस की है तो टर्म्स डिक्रीजिंग होंगे, इसका मतलब टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये होगा नहीं। होगा कौन सा? ये वाला। माइनस मैंने बोला पावर माइनस है तो टर्म्स इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर -2 की होल पावर -n, या मैं कह सकता हूँ मेरे पास गिवन है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n। ठीक है, इन्होंने पूछा कि हमसे एक्स की पावर n का कोफिशिएंट, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n जो है, इसको हम ओपन करेंगे तो पाएंगे c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस एन सो वन प्लस cn एक्स की पावर n प्लस cn प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही प्लस अप टू सो वन। क्या पाएंगे? c2n एक्स की पावर 2n। हमसे पूछा था ये, डेट इज एक्स की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होगा? 2n cn के। डेट इज फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। क्या करें? इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन कौन सी कंडीशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से रिलेटेड है। अगर आपने ये नहीं किया है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके। आप उसमें जाके, एक वीडियो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का, तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसको करा चुका हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अगर किसी और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तब क्या होता है? कंडीशन ये होती है, डेल्टा जो होता है किसके इक्वल होता है? 0 के। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है ए बी सी प्लस 2f(g(h), ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होती है डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, एफ जी एच, इनकी वैल्यूज को हम पहले फाइंड आउट करते हैं क्या होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, कोई कोफिशिएंट दिख रहा है आपको? नहीं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, दिख रहा है कहीं? नहीं। कांस्टेंट टर्म सी होती है, यहाँ पर है जी है। इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या? माइनस का सी, क्योंकि आर एच एस जीरो होना चाहिए। आर एच एस जीरो बनाने के लिए इसको इधर लेके आना होगा, तो हो जाएगा ये माइनस का। क्लियर? और एफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा। कोफिशिएंट ऑफ वाई इसमें कुछ है क्या है? एफ। और हमें करना है क्या? एफ का आधा। ठीक, ये होगी वैल्यू एफ की। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जी, हमें करना है उसका आधा, दैट इज GY2। और HY2। ये हो गई वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? 0। 2FGH की वैल्यू क्या हो जाएगी? FGH अपॉन प्लस 2 × FGH अपॉन 2 × 4 = 8 माइनस ए एफ स्क्वायर 0 माइनस बी जी स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस सी एच स्क्वायर सी इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 2 × 4 = 8, ठीक है, और 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अब मैं क्या करूँगा? 4 एलसीएम ले लूँगा और वो आरएचएस में चला जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें? मिला FGH प्लस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से एच ओ कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इम्प्लाइज दैट FG प्लस CH इज इक्वल टू 0। या लिख सकता हूँ GF प्लस CH इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
एफ जी या जी एफ प्लस सी एच इज इक्वल टू जीरो जी, ठीक है, जी एफ प्लस सी एच इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके बाकी के क्वेश्चंस को। मैं पूरी ही कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपको इसके सारे क्वेश्चंस करा दूं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैंने आपको जानबूझ के नहीं कराए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उनका सोल्यूशन डिटेल में देना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, आपको लगे कि अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।